हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जानेंगे, जो कक्षा 10 से ली गई है, क्लास 10 का है, जिसमें हम ये देखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, क्यों होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, बहुत सारी बातों को जानेंगे। अतः वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिएगा। तो चलिए हम बिना समय गंवाए जल्द से जल्द वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आपसे अनुरोध है कि वीडियो शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा, अच्छा लगेगा। आइए देखते हैं। तो प्रकाश, सबसे पहले हम जाने प्रकाश का अपवर्तन है क्या। क्या है प्रकाश का अपवर्तन, किसे कहते हैं? व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके पथ में परिवर्तन होता है, वो अपने पथ से मुड़ जाती है, जिस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जिस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो अब बात आती है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन जो होता है उसके दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के भी दो नियम होते थे, और प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम है? दो नियम है। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम कहता है आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ये हो गया हमारा दूसरा नियम। आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या आपस में क्या होती है? बराबर होती है। अब कह रहा है कि अपवर्तन का आखिर कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन होता क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकाश की किरण का वेग जो होता है अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है, जिसके कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश की किरणों का वेग जो होता है अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है, जिसके कारण प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के आधार पर देखें तो माध्यम दो होते हैं। एक होता है सघन माध्यम, एक होता है सघन माध्यम, और दूसरा होता है विरल माध्यम। दूसरा होता है विरल माध्यम। तो देखिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके पथ में परिवर्तन होता है, जिसको हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन के आधार पर, प्रकाश के गमन के आधार पर माध्यम हमारे कितने हैं? दो है। एक है सघन माध्यम और दूसरा है विरल माध्यम। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है, सघन से कहा जाती है, विरल में जाती है, तो वह अविलंब से दूर भागती है। मान के चलिए हमारा यहाँ माध्यम है, यह है हमारा पानी, यह है हमारा पानी और यह है हमारा हवा, और ये लाइन जो है दोनों माध्यमों को क्या कर रही है? अलग अलग कर रही है। हम निश्चित तौर पर जानते हैं कि हवा जो होगा पानी की अपेक्षा विरल होगा, और पानी जो होगा हवा की अपेक्षा क्या होगा? सघन होगा। जब प्रकाश की किरण इधर से आ रही है तिरछा, तो ये जो लाइन है जो दोनों माध्यमों को अलग करेगी, इस पर एक अभिलंब खींचेंगे, तो इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन क्या करते हैं? अभिलंब से दूर भाग जाती है। जाना चाहिए था इस लाइन में, लेकिन ये अभिलंब से क्या हो गई? दूर भाग गई। और जब ये विरल से सघन में जाती है, विरल से मान लीजिए हवा से पानी में जा रही है, तो हवा विरल माध्यम है और पानी क्या है? सघन माध्यम है। जब ये विरल से आ रही है सघन में, तो क्या हो, यहां एक अभिलंब खींचेंगे, इसको जाना चाहिए था ऐसे,
लिखिए अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। किसकी ओर मुड़ जाएगी? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। आपतित किरण अगर सघन से विरल में जाएगी तो वह अभिलंब से दूर भागेगी, और जब वह विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। अगला बात क्या है कि पार्श्विक परिवर्तन क्या है? सॉरी, पार्श्विक परिवर्तन, पार्श्विक विस्थापन क्या है? पार्श्विक विस्थापन क्या है? तो देखिए, पार्श्विक विस्थापन में क्या होता है कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की जो लांबिक दूरी होती है उसको हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि पार्श्विक विस्थापन क्या है तो कहिएगा कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की जो लांबिक दूरी होती है उसको हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो आइए एक चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं कि पार्श्विक विस्थापन है क्या। तो हम क्या करें, यहां एक कांच का स्लैब लेंगे, कांच का स्लैब लेंगे। ये कांच का स्लैब है, क्या है? कांच की सिल्ली है, कांच की सिल्ली है। ये कांच की सिल्ली ले लिया हमने। और देखिए यहां हवा और एक कांच है, फिर यहां क्या हो गया? हवा हो गया, हवा हो गया। अब देखिए हवा से प्रकाश की किरण आ रही है, हवा से कहां आ रही है? कांच में। तो हवा विरल माध्यम हो गया, कांच सघन माध्यम। हम यहां एक अभिलंब खींचेंगे तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन किधर मुड़ जाएगी? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। अभिलंब की ओर मुड़ गई, ठीक है, अभिलंब की ओर मुड़ गई। अब ये सीधा निकल गए, इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये मुड़ गई अभिलंब की ओर। अब फिर हम यहाँ एक लंब खींचेंगे। देखिए अब ये किरण की दिशा होनी चाहिए ऐसे, लेकिन ये फिर कांच जो है सघन माध्यम है और हवा विरल माध्यम है, तो जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर भागेगी। अभिलंब से क्या करेगी? दूर भागेगी। तो ये हमारा जो है क्या भाग रही है? अभिलंब से दूर भाग रही है। तो इसको हम बोलेंगे, इसके और इसके बीच का जो दूरी है इसी को हम लोग बोलेंगे पार्श्विक विस्थापन। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पार्श्विक विस्थापन बोलेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पार्श्विक विस्थापन बोलेंगे, है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि पार्श्विक विस्थापन क्या है। अब हम देखते हैं कि पार्श्विक विस्थापन किन किन बातों पर निर्भर करता है। आखिर पार्श्विक विस्थापन होता है तो किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो पार्श्विक विस्थापन जो है आपतन कोण पर निर्भर करता है। पहली बात, पार्श्विक विस्थापन किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो पार्श्विक विस्थापन पहला आपतन कोण पर निर्भर करता है, दूसरा माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है कि माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, क्योंकि हर एक माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। तो उस माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है कि उसका अपवर्तनांक क्या है, और उसके अनुसार वो जो है क्या होगा? पार्श्विक विस्थापन होगा। तीसरा, उस बीच का जो माध्यम है, जिसे यहां आप देख रहे हैं बीच का माध्यम, इसकी मोटाई पर भी निर्भर करता है कि पार्श्विक विस्थापन कितना होगा। अब आइए हम आपको एक चीज बताएं कि पार्श्विक विस्थापन किन किन बातों पर निर्भर करता है। आपने जाना कि माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, आपतन के ऊपर निर्भर करता है और माध्यम की मोटाई पर निर्भर करता है। तो हम अब देखें कि क्रांतिक कोण क्या है। क्रांतिक कोण क्या है? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जाती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जाती है तो वह विशेष आपतन कोण जिसके संगत का अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब वह विशेष आपतन कोण जिसके संगत का अपवर्तन कोण का मान हो जाता है 90 डिग्री, तो हम इस कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। इस कोण को क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर जाने तो अपवर्तन कोण का मान जब 90 डिग्री होता है तो उसको हम क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक है। अब पूछा जा रहा है आपसे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जाती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से
विरल में जाती है तो आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होता है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और तब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाता है, तब प्रकाश की किरण का दूसरे माध्यम में अपवर्तन नहीं होता है। जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाएगा तो उसका दूसरे माध्यम में अपवर्तन नहीं होता है, बल्कि किरण उसी माध्यम में प्रकाश के परावर्तन का बल्कि किरण क्या करती है, उसी माध्यम में प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करते हुए वापस लौट जाती है और इस प्रकाशीय घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और इस प्रकाशीय घटना को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब हम देखेंगे कि अगला हमको हमारा पॉइंट जो है वो क्या है। तो देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और सामान्य परावर्तन में अंतर क्या है। आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन और सामान्य परावर्तन में क्या अंतर है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन और सामान्य परावर्तन में क्या अंतर है, तो आप कहिएगा कि देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है, किरण जो है केवल सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में और सामान्य परावर्तन में अंतर क्या है, तो इसमें यह होता है कि किरण को सघन माध्यम से किस माध्यम में जाना चाहिए, विरल माध्यम में जाना चाहिए, जबकि सामान्य परावर्तन में माध्यम कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर जाना चाहिए। आपतन कोण का मान देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होना चाहिए, आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए, तब में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। जबकि आपतन इसमें क्या होता है, सामान्य परावर्तन आपतन कोण कुछ भी हो सकता है। तीसरा, यहां किसमें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में किरण का अपवर्तन नहीं होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है, किरण का अपवर्तन नहीं होता है, जबकि समान परिवर्तन में किरण का अपवर्तन एवं अवशोषण संभव है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन और सामान्य परावर्तन में अंतर क्या है। कभी आपने अनुभव किया है कि पानी में रखा हुआ छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत क्यों होता है। पानी में रखा हुआ छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत क्यों होता है, तो आपका जवाब एक लाइन में होना चाहिए कि पानी में रखा हुआ छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत इसलिए होता है क्योंकि वहां प्रकाश का अपवर्तन होता है। या सिंपली जवाब दे देंगे, प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में रखा हुआ छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। या परीक्षा में एक और प्रश्न पूछी जाती है कि कटोरे में रखा हुआ सिक्का, जल से भरे कटोरे में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है क्यों, तो आपका जवाब होना चाहिए कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। कभी आप नदी या झील के किनारे जाएंगे तो देखेंगे अगर पानी के अंदर कोई पेड़ का कुछ भाग है तो पेड़ टेढ़ा दिखाई देता है। पेड़ क्या दिखा देता है, टेढ़ा। वो ऐसा रियल में पेड़ टेढ़ा होता नहीं है, लेकिन उसका जो भाग जल के अंदर होता है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण टेढ़ा दिखाई देता है। अतः पेड़ हमको क्या दिखाई देती है, मुड़ी हुई प्रतीत होती है ना। अब जो बात हम करेंगे कि मरीचिका क्या है, तो मरीचिका क्या है, तो मरीचिका जो है हमारी आंखों का भ्रम है। मरीचिका क्या है, हमारी आंखों का भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। मरीचिका, अगर आपसे पूछे मरीचिका क्या है, तो कहिएगा मरीचिका हमारी आंखों का धोखा है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। कभी आप गर्मी के दिनों में सड़क पर चल रहे होते हैं तो आगे चल करके लगता है कि सड़क पर पानी बिछा हुआ है, पानी गिरा हुआ है, जबकि वहां जब हम पहुंचते हैं तो वहां पानी नहीं होती है। यही तो मरीचिका है, हमारी आंखों का धोखा है। रियल में वहां पानी है नहीं, लेकिन हमको लगता है कि वहां पानी है। गर्मी के दिनों में लू चलते, जिसको हम लोग कहते हैं लू चल रहा है, देखते हैं झिलमिल 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 कुछ दूर पर दिखाई देता है।
ये क्या है? हमारी आंखों का भ्रम है, हमारी मन का भ्रम है। हमको ये क्या हो रहा है, हमारे आंखों को भ्रम हो रहा है कि वहां झिलमिला रहा है कुछ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब जो है तारे क्यों टिमटिमाते हैं? प्रश्न आता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं? कभी आपने गौर किया? आकाश में देखते हैं तो चांद तो स्थिर दिखाई देता है, लेकिन तारे लगता है भुक भाग कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ड्यू टू प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो आप जवाब दीजिएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे क्या करते हैं? टिमटिमाते हैं। और एक प्रश्न और आता है कि हीरा क्यों चमकता है? हीरा क्यों चमकता है? तो आप जवाब देंगे कि हीरा जो है ना, वो अपनी विशेष आकृति के कारण चमकता है, जो कि कार्बन का अपरूप है। हीरा क्या है? कार्बन का अपरूप है, और वो अपनी विशेष आकृति के कारण चमकता है। और हीरे को जब हम तराशते हैं, उसका एक विशेष आकृति बन जाता है, जिसके कारण वो प्रकाश का अधिक से अधिक पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन करता है, जिसके कारण हीरा क्या होता है? चमकीला दिखाई देता है। ठीक है। अब हम बात करें कि सूर्योदय के पूर्व और सूर्यास्त के बाद सूर्य क्यों दिखाई देता है? प्रश्न ये भी पूछा जाता है बार बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद सूर्य क्यों दिखाई देता है? तो कहेंगे कि सूर्योदय के पूर्व और सूर्योदय के बाद सूर्य प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है ना? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सूर्योदय के पूर्व और सूर्योदय के पश्चात प्रकाश जो होता है, वह सूर्य जो है वह इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वहां प्रकाश का अपवर्तन होता है ना? तो इस तरह से आज की वीडियो में हम लोगों ने कुछ मेन बातों को, मेन प्रश्नों को देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। थैंक यू।